बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये चैप्टर एंजाइम्स के बारे में है। आप जानते हैं कि सेल में किसी भी तरह की एक्टिविटी जो होती है वो एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होती। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से पढ़ेंगे एंजाइम्स। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, दो अल्फाज को मिला के ये बनने वाला एक लफ्ज़ यानी एंजाइम एन प्लस जाइम से बना है। असल में एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो सेल में होने वाली तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं। अगर हम एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ें तो अगर हम एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ें तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि केमिकल रिएक्शंस इन सेल आर ऑलवेज हैपनिंग। सेल्स के अंदर हम हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, और फॉर दैट केमिकल रिएक्शन टू हैपन cells require a special type of catalyst and enzymes are working as those catalyst. Catalyst का वैसे बुनियादी मतलब होता है कि chemical substance which can enhance the speed of a reaction। लेकिन biological catalyst हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये enzymes जो हैं वो cells के अंदर काम कर रही हैं। तो किसी भी सेल को काम करने के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं, और एंजाइम्स चूँकि सेल में काम करती हैं तो ये बायोकैटलिस्ट कहलाएंगी। और एंजाइम्स असल में फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। हमने चैप्टर 2 बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, those which are responsible to make the structures of the body, they are structural proteins, and those which perform any function in the cell, they are the functional proteins. So enzymes are basically functional proteins, and they perform various functions in various parts of the cells, various organelles of the cells. Now इस concept को थोड़ा दूसरी नज़र से explain करते हैं। आप इस खातून को स्केटिंग शूज़ के साथ रनिंग में देख रहे हैं। अगर तस्वर किया जाए कि आपकी और इस खातून के दरमियान एक रेस लग रहा है 1 किलोमीटर का, और आपने आम शूज़ पहने हुए हैं और इन्होंने स्केटिंग शूज़ पहने हुए हैं जिसके नीचे व्हील लगे हुए। 1 2 3 करने के बाद जब आप इनके साथ मुकाबले में दौड़ लगाएंगे और 1 किलोमीटर के फासला आपका टारगेट है, तो ये टारगेट पर पहले पहुंचेंगी और इनकी एनर्जी कम वेस्ट होगी। पहले पहुंचने की वजह यह है कि इनके शूज़ के नीचे ये व्हील लगे हुए हैं, तो मामूली सा प्रेशर देने से ये व्हील जैसे रोल अप करेंगे तो ये मंजिल पे जल्दी पहुंचेंगी, और तो गोया एक तो ये मंजिल पे टारगेट पे पहले पहुंचेंगी और इनकी एनर्जी कम यूज़ होगी। और आपने इस तरह के शूज़ नहीं पहने, आम से शूज़ पहने हुए हैं, तो आप मंजिल पे देर से पहुंचेंगे और आपकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट होगी। तो जैसे दौड़ के इस अमल में इसको स्केटिंग शूज़ से हेल्प हासिल हुई है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शंस में अगर एंजाइम शामिल हो जाएं तो रिएक्शंस स्पीड अप हो जाते हैं, और विद अ स्मॉल यूजेज ऑफ द एनर्जी your reaction is done. Let us go to understand another problem. अगर आपको किसी तकरीब के लिए घर में छोले पकाने हैं, तो आप अगर छोलों में सोडा डाल के उनको पकाएंगे तो गलने का अमल तेज़ हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस एक्ट विदाउट यूजिंग दी सोडा, तो छोले देर से गलेंगे। यानी बग़ैर सोडा के इस्तेमाल से टाइम भी ज़्यादा लगेगा और
एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी। सोडा चूँकि गलने के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, दैट इज़ वाई कम वक्त में छोले गलेंगे भी और आपकी जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होनी थी वो भी कम इस्तेमाल होंगी, क्योंकि छोलों के गलने के प्रोसेस को सोडा ने स्पीड अप कर दिया। तो जो काम स्केटिंग शूज़ के अंदर ये व्हील फर्क कर रहे हैं और जो काम छोलों को गलाने के लिए सोडा का काम है, एंजाइम्स भी वैसे ही काम करती हैं कि सेल के अंदर अगर एंजाइम नहीं होंगी तो रिएक्शंस बड़ी मुश्किल से होंगे, एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी और रिएक्शन टाइम लगाएगा। लेकिन अगर एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं तो कम वक्त में कम एनर्जी के इस्तेमाल से वो रिएक्शन हो जाएगा। लेट अस स्टडी दिस क्वेश्चन कि वाई एंजाइम्स आर नीडेड। इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसमें से एक जवाब आपको दे रहा हूँ। सपोज करें ये कोई पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल है, और ये स्टार्च का मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, और ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। नाउ प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड से बनी है, और ये स्टार्च जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनना है। कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर स्टार्च बना रहे हैं, और ये आपका फैट का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरोल है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड, ये तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं। अब इनको मोनोमर में अगर कन्वर्ट होना है तो यू नीड प्रोटीन। व्हाट प्रोटीन्स विल यू नीड एंजाइम्स। व्हाट एंजाइम्स विल डू, दे विल ब्रेक दीज पॉलीमर इनटू मोनोमर्स। यानी प्रोटीन जो कि पॉलीमर है, इसमें से अमाइनो एसिड्स बरामद होंगे एंजाइम्स की वजह से, तो ये मोनोमर्स हैं। स्टार्च इज अ पॉलीमर, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द प्लांट्स। तो जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, यानी जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगी अमाइनो एसिड्स में, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इंडिविजुअल फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में। तो किसी भी पॉलीमर को हाइड्रोलाइज करके मोनोमर में कन्वर्ट करने के अंदर एंजाइम्स का रोल होता है। सिमिलरली अगर आप स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन करें तो मोनोमर्स में से पॉलीमर बनेगा, उसके अंदर भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर मोनोमर में से पॉलीमर बनाना हो, पॉलीमर में से मोनोमर बनाना हो, ये दोनों बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, और फॉर दैट पर्पज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। अब आइए वर्ड एंजाइम के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ये 2 अल्फाज हैं, एन जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इन, और जाइम जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यीस्ट विच इज अ फंगस। तो एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच वर फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम यीस्ट फंगस। दुनिया की पहली एंजाइम यीस्ट फंगस से डिस्कवर की गई थी। चूँकि फंगस यीस्ट थी और यीस्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जाइम, तो इस केमिकल सब्सटेंस का नाम रखा गया एंजाइम। तो ये भी आप याद रखें कि दुनिया की पहली एंजाइम यीस्ट फंगस से डिस्कवर हुई थी। बाज़ स्टूडेंट्स इस गलत फहमी में होते हैं कि यीस्ट इज़ अ यूनिसेल्युलर वन स्पीशी ऑफ द फंजाई। ऐसा नहीं है, यीस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर फंजाई। बाज़ किताबों में इस ग्रुप के अंदर 1600 स्पीशीज़ हैं और बाज़ में ज़्यादा भी हैं। तो यीस्ट के बारे में ये समझना गलत होगा कि दिस इज़ वन स्पीशी ऑफ अ यूनिसेल्युलर फंजाई। इसको हम मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में।
नाउ व्हाट इज एंजाइम? बड़ा सिंपल जवाब है। जैसे मैंने पहले बताया कि एंजाइम्स आर बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन्स, तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। और यहाँ पे आपको ये एंजाइम का एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है विथ 3 एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और एक्टिव साइट का शेप ऐसा भी हो सकता है जैसे सामने नज़र आ रहा है, और आगे चल के आप देखेंगे कि एक्टिव साइट का शेप कुछ भी हो सकता है। तो एंजाइम्स बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। लेकिन राइबोजाइम ऐसी एंजाइम है जो फंक्शनल प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम्स आर आरएनए मॉलिक्यूल्स विच आर कैपेबल टू एक्ट लाइक एंजाइम, यानी दुनिया की सारी एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, और राइबोजाइम एंजाइम आरएनए लाइक है। तो राइबोज जो है वो तो 5 पेंटोज शुगर है, और शुगर जो है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। तो दुनिया में जितनी भी प्रोटीन्स, फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, वो एंजाइम्स हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसी भी है जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। ये प्रोटीन इन नेचर नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। थॉमस चेच और सिडनी आटमन, ये 2 अजीम साइंसदान थे जिन्हें 1989 में नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ड्यूअल पार्टनरशिप का ये प्राइज़ इन्होंने जीता था फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द आरएनए। यानी इन्होंने ही दरियाफ्त किया था कि आरएनए का जो मॉलिक्यूल है ये कैटलाइज कर सकता है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये शिरकत करता है। जैसे कि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस वाले टॉपिक में कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए ये प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कैटलिक एक्टिविटी है, तो इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं ये विलियम होन हैं, और ही इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एंजाइम्स। सवाल यह है कि इज एंजाइम ए टोटल प्रोटीन? जवाब है नो। एक तो आपने अभी अभी पढ़ा कि एंजाइम्स कैन बी प्रोटीन, लेकिन राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है पर वो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है। पर यहाँ पे दूसरी बात है कि एंजाइम में बहरहाल प्रोटीन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम प्रोटीन हो। एवरी एंजाइम इज बेसिकली ए प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। सो एवरी एंजाइम इज बेसिकली ए प्रोटीन, बट इट मे हैव ए नॉन प्रोटीन पार्ट एसोसिएटेड विथ इट। यानी हर एंजाइम के अंदर बाज़ एंजाइम्स होती हैं जो खालिसतन प्रोटीन की बनी होती हैं, तो प्रोटीन उनमें है। और बाज़ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिनमें एक हिस्सा प्रोटीनियस है और दूसरा हिस्सा नॉन प्रोटीनियस है। तो नॉन प्रोटीनियस के साथ प्रोटीनियस हिस्सा है तो वो भी तो प्रोटीन हो गई ना। तो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर। वंस अगेन आई एम सेइंग एक्सेप्ट राइबोजाइम, उसको हम अलग करेंगे। राइबोजाइम को छोड़ के बाकी दुनिया की जितनी भी एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन उनके साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी एसोसिएटेड हो सकता है। अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं हैं कि एक एंजाइम है जिसका एक पार्ट प्रोटीनियस है और ये टोटल यही एंजाइम है, तो इसमें ये प्रोटीन मौजूद है। दूसरी एंजाइम ऐसी होती है कि इसका एक पार्ट प्रोटीनियस होता है लेकिन इसके साथ दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीनियस हो सकता है। तो प्रोटीन इसमें भी है, प्रोटीन इसमें भी है। ये खालिसतन प्रोटीन की बनी हुई एंजाइम है, इसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी है। और ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट अगर ऑर्गेनिक नेचर का होगा तो ये एंजाइम कोएंजाइम कहलाएगी, और अगर ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट इनऑर्गेनिक नेचर का होगा तो ये कोफैक्टर कहलाएगी।
यानी एंजाइम्स आर मेड बेसिकली प्रोटीन्स, लेकिन अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा तो ये फिर भी एंजाइम है, लेकिन ये अगर ऑर्गेनिक इन नेचर है तो ये एंजाइम कोएंजाइम कहलाएगी, और अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट इनऑर्गेनिक इन नेचर है तो ये एंजाइम कोफैक्टर कहलाएगी। सवाल पे दोबारा आते हैं, इज एंजाइम ए टोटल प्रोटीन मॉलिक्यूल? आंसर इज नो। लेकिन वजाहत ये है कि हर एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होती है उसमें, लेकिन बाज एंजाइम्स में नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और मैंने कहा कि अगर वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑर्गेनिक है तो प्रोटीन जो है वो कोएंजाइम कहलाएगी, और अगर नॉन इनऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर कहलाएगी। व्हाट एंजाइम्स डू? ये लाइटर साइड पे आपको समझा रहे हैं कि ये एक पान से फ्राग छलांग लगाकर दूसरे पान में आ रहे हैं, तो अगर एंजाइम्स नहीं होगी तो इनको खासी मेहनत करनी पड़ेगी, जंप लगाना पड़ेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर एंजाइम्स इस अमल में शामिल हों तो ये अमल इनके लिए सहल यानी आसान हो जाता है। तो एंजाइम्स के बगैर दो चीज़ें होती हैं, रिएक्शन विल टेक प्लेस स्लोली और लॉट ऑफ एनर्जी विल बी वेस्टेड, and in presence of enzyme reaction will be very fast and very little amount of energy will be wasted, क्योंकि enzymes एनर्जी को एक्टिवेट करती हैं। अगेन इस चार्ट से आप समझें कि यहाँ पर आपका कोई सबस्ट्रेट है और उसे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो अगर एंजाइम्स के बगैर ये काम होगा तो ये देखें लॉट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड to convert the substrate into product. लेकिन in presence of enzyme you can see lot of energy have been saved to convert the substrate into enzyme, यानी enzyme के गैर मौजूदगी में you need lot of wastage of the energy to for reaction to happen। लेकिन अगर enzymes मौजूद हैं तो substrate कम एनर्जी पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी की एक्टिवेशन करती हैं एंजाइम्स और रिएक्शन को तेज करती हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। पहली बात तो ये है कि एंजाइम्स आर मेड इन द सेल्स। सेल्स के अंदर एंजाइम बनती हैं। अब जो कार्डियक सेल्स हैं दिल के, उनमें बनने वाले एंजाइम्स अलग हैं। जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं स्टमक में, उसके अंदर एंजाइम्स बनती हैं, अलग हैं। और जो हेपेटिक सेल्स हैं लिवर में, उनकी एंजाइम्स अलग हैं। तो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ आर्गन इट इज़, तो फिर उसमें उस टाइप की एंजाइम्स बनेगी। तो बहरहाल एंजाइम्स हर एक आर्गन में बनती हैं और हर आर्गन में बनने वाली एंजाइम दूसरे आर्गन से मुख्तलिफ होती हैं। और आर्गन्स में ये कौन बनाता है? इनको सेल बनाते हैं। नाउ ज़्यादातर एंजाइम्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं और दे आर ग्लोबुलर इन नेचर। हमने पहले ही पढ़ा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन बहरहाल माइक्रो मॉलिक्यूल तो नहीं है। प्रोटीन्स के माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स अमाइनो एसिड होंगे। तो एंजाइम्स अगर प्रोटीन है तो यह यकीनन फिर ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। एंजाइम्स में इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, माना बाज़ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिनमें नॉन प्रोटीनियस पार्ट नहीं होता, जैसे कि अमाइलेज है, जैसे कि पेप्सिन है। ये दोनों एंजाइम्स सिर्फ प्रोटीन पार्ट की बनी होती, बट एंजाइम्स में कंटेन नॉन प्रोटीनियस पार्ट एज वेल, जिसको आप होलो एंजाइम कहते हैं। इसका एक पार्ट प्रोटीनियस होता है, दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीनियस होता है। एंजाइम्स की खासियत ये है कि दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स एंड अल्कलाइन बिकॉज ऑफ द प्रोटीन इन नेचर। एंडो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होती हैं जो जिस सेल में बनती हैं उसी सेल में काम करती हैं। द सेल इन विच द एंजाइम इज मेड, द एंजाइम विल वर्क फॉर दैट सेल ओनली। तो ये एंडो एंजाइम है। और अगर
एंजाइम एक सेल में बनती है और वहाँ से लीव करके दूसरे सेल में जाके एक्ट करती है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में, तो वो एक्सो एंजाइम है। इसको आगे हम एक और टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ेंगे। सो एक्सो एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच आर मेड in one cell and they work in the other cell. Now here is example of 3 sex hormones, for example estrogen, progesterone and testosterone. तो ये जहाँ बनते हैं वहाँ से निकल के दूसरी जगह पर जाके रिएक्ट करते हैं। इसको हम एक और हार्मोन के ज़रिए भी समझ सकते हैं। मसलन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर। ग्लूकोज लिवर के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर होता है, लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला हार्मोन इंसुलिन पैनक्रियास से आता है। ना पैनक्रियास एक अलग जगह पर है और लिवर एक अलग जगह पर है। तो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, वहाँ से रिलीज होकर ये लिवर में आता है और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और अगर ग्लाइकोजन को रिकन्वर्ट करना हो ग्लूकोज में तो भी पैनक्रियाज से एक और हार्मोन निकलेगा ग्लूकागोन, जो पैनक्रियाज से निकलकर ब्लड के जरिए लिवर में आएगा और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन and glycogen is back converted into the glucose with the help of glucagon hormone। और ये कन्वर्जन का काम हो रहा होता है लिवर में, लेकिन इस काम को करने के लिए हार्मोन जो रिक्वायर्ड होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन ये बनते हैं पैनक्रियाज में। तो एक्सो एंजाइम्स आर मेड समवेयर बट दे डू नॉट वर्क देयर वे, दे वर्क समवेयर एल्स। ओके, नाउ हम 2 मॉलिक्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। अब यहाँ सवाल आ गया कि व्हाट एंजाइम्स आर बिगर इन साइज। ये देखें, ये छोटा सा सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है और ये बड़ा सा एंजाइम का मॉलिक्यूल है। तो एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से थोड़ा बड़ा होता है। नाउ लेट मी गो बैक टू एक्सप्लेन यू कि मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन है, ये सबस्ट्रेट है। तो कोई एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट में यानी अमाइनो एसिड में। तो प्रोटीन का जो एंजाइम का जो मॉलिक्यूल होता है साइज में वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बड़ा होता है। तो ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम के मॉलिक्यूल में एक्टिव साइट्स हैं और इन एक्टिव साइट में ये सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल फिट इन होगा, जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग कहते हैं। जब तक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल एंजाइम के अंदर फिट इन नहीं होगा तब तक एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेंगी और प्रोडक्ट नहीं आएगी। तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल छोटा होता है एज कंपेयर टू एंजाइम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंजाइम। एज ऑलरेडी सेड, जिसको हमने एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम कहा, इसके लिए दूसरे सब्स्टिट्यूट वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। अब आप देखें, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम वो होगी जो सेल में जहां पैदा होगी वहां से निकल के काम करेगी। मसलन मैंने पहले ही बताया कि पैनक्रियास के अंदर 2 हार्मोन बनते हैं, इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से रिलीज होकर ब्लड के जरिए लिवर में आता है, और रिस्पॉन्सिबल क्या है इसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि इंसुलिन कन्वर्ट्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज अगर आपके बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा है तो दैट ग्लूकोज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड हु विल हेल्प? इंसुलिन हार्मोन। तो ये हार्मोन बनता पैनक्रियाज में है और काम जाके लिवर में करता है, तो ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक और हार्मोन भी समझ लेते हैं, पैनक्रियाज से ही ग्लूकागोन हार्मोन बनता है कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होता है तो ये ग्लाइकोगोन हार्मोन क्या करता है, ये
ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। और ये दोनों पेनक्रियाज में बनते हैं। अब कहाँ पेनक्रियाज कहाँ लिवर, तो बनती है अगर एंजाइम यहाँ है और काम वहाँ करती है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगी। इंट्रासेल्युलर एंजाइम जिस सेल में बनेगी उसी सेल के किसी न किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक्ट करेगी। कोएंजाइम्स, हमने आपको बताया कि एंजाइम या तो खालिसतन प्रोटीन की बनी हुई होगी, लेकिन बाज एंजाइम्स ऐसी होती हैं जिनका एक पार्ट प्रोटीनियस होता है और दूसरा पार्ट उसका नॉन प्रोटीनियस होता है। तो ये नॉन प्रोटीनियस पार्ट अगर ऑर्गेनिक नेचर का है तो ये सारी एंजाइम कहलाएगी कोएंजाइम। NAD निकोटिमिडीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम A कोएंजाइम है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी कोएंजाइम है। अब इन दोनों एंजाइम्स का जिक्र आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे जब आप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। अगर एंजाइम के साथ जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच है ये एंजाइम है और इसके साथ जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट आके अटैच होगा, अगर ये इनऑर्गेनिक नेचर का है तो ये कहलाएगा कोफैक्टर। यानी आपके एंजाइम के साथ अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑर्गेनिक नेचर का है तो वो एंजाइम कोएंजाइम कहलाएगी, जैसा कि यहां पर है। और अगर इसके अंदर अटैच होने वाला जो पार्ट है वो इनऑर्गेनिक है तो ये एंजाइम कोफैक्टर कहलाएगी। What is simple enzyme? Very easy. Enzyme which is made up of protein is called simple enzyme. यानी उसमें नॉन प्रोटीनियस पार्ट नहीं होगा। What is conjugated enzyme? Sometimes what happens कि enzymes के जो प्रोटीनियस पार्ट होते हैं इसके साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी अटैच होता है तो ये फिर conjugated enzyme होगी। और conjugated enzyme can have a non-proteinous part inorganic in nature or it can have organic in nature। तो पहले ही हमने आपको बताया कि अगर इनऑर्गेनिक नेचर है तो वो कोफैक्टर कहलाएगा और अगर ऑर्गेनिक इन नेचर है तो वो कोएंजाइम कहलाएगा। तो ये पर्पल कलर में आपको प्रोटीनियस पार्ट नज़र आ रहा है और ये रेड कलर में यहाँ कोफैक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अटैच पार्ट है ये इनऑर्गेनिक होगा और यहाँ कोएंजाइम इसलिए लिखा है क्योंकि अटैच पार्ट जो है ना वो ऑर्गेनिक होगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सबस्ट्रेट। नाउ रेड कलर में आप देखें कि ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर आपको दो एक्टिव साइट नजर आ रही है जिसमें दो सबस्ट्रेट आसानी के साथ फिट हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। तो एनी मटेरियल ऑन विच एंजाइम्स विल एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो एक ये सबस्ट्रेट है, एक ये सबस्ट्रेट है। जब ये बाइंड होंगे तो एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करेगी और उन्हें जिस नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? अगर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो गया और एंजाइम ने सबस्ट्रेट को नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। सपोज करें कि ये कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल था और प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम ही एक्ट करती है। तो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल जब प्रोटीएज एंजाइम के एक्टिव साइट में आ गया तो प्रोटीएज ने प्रोटीन के सबस्ट्रेट को अमाइनो एसिड की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। और याद रखें कि हर सबस्ट्रेट की एंजाइम अलग होती है और उसके एंड में जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी अलग होगी। यहां पे हम आपको तीन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। अमाइलेज एंजाइम है और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और ड्यूडिनम में बनती है, एक्ट करती है और इसका काम है
to convert the starch into maltose and glucose. तो अमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, तो ये प्रोडक्ट हो गए। सिमिलरली प्रोटीएज एंजाइम है which functions within stomach and duodenum, or its function is to convert substrate of the protein into amino acid which are product. तो प्रोटीएज प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। लाइपेज लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करती है। तो these are enzymes, these are the parts of the body where they function, these are the substrates on which they act, and these are the products which are finally made from these substrates. So again you see here, this is a protein molecule. Protease enzyme converted protein into amino acid. This is a starch molecule. Carbohydrate enzyme will convert starch into glucose molecule. This is fat molecule. Lipase enzyme will convert it into फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। तो एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर एंजाइम में एक एक्टिव साइट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव साइट का शेप बिल्कुल ऐसा हो, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप। लेकिन ये है कि हर एंजाइम का स्पेसिफिक शेप होता है एक्टिव साइट का, और उसी में जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का, फ़कत वो ही फिट हो सकता है।